अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने टाइम को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो मेरे लिए मैंने जो बनाने का मकसद था वो ये था कि बहुत से पेरेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या फिर स्पीच डिले है। आप प्लीज़ बता दें कि हमारे बच्चे को एग्जैक्ट है क्या। तो आज इसी की हमारे बच्चे को है क्या, ADHD है, स्पीच डिले है, आप हमें इस बात को एलिब्रेट कर दें और इस बात को बता दें। और अगर हमारे बच्चे में कोई सिम्टम्स हैं तो हमने क्या करना है और कहाँ जाना है और हमने इस बात को घर में कैसे, हमने इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं वो है स्पीच डिले। स्पीच डिले में हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है। इस स्पीच डिले की दो किस्म की कम्युनिकेशन हमारी होती हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन ये होती है कि बच्चा कुछ ना कुछ बोल के थोड़े 1 to 2 वर्ड्स आपको बोल के बता देता है कि ये मेरे साथ हो रहा है। और नॉन वर्बल ये होती है कम्युनिकेशन जिसमें बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता, वो आपको पॉइंटिंग के थ्रू अपने नीड्स बता रहा होता है, जैसे उसने खाना खाना है, पानी पीना है, तो बच्चा हमें इशारों से बताता है। जो स्पीच डिले में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशंस के आते हैं कि बच्चे की एज 3 to 3.5 हो जाती है और उसके पास उसके एज के अप्रॉक्सीमेटली कोई वर्ड्स नहीं होते जो वो बोले, और इस वजह से बच्चे को निगलेक्शंस हो जाती हैं। या तो वो 3-4 वर्ड्स बोलता है या 10 वर्ड्स बोलता है, बच्चा प्रॉपर सेंटेंसेस में बात नहीं कर सकता जो कि उसको करनी चाहिए। और इसके लिए हमें अब क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें हमारे बच्चे को कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन कौन सी थेरेपी लेनी चाहिए, पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने पेरेंट्स को यही कहना है कि इसके लिए आपको कोई बिहेवियर थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई सेंसरी थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको फॉर श्योर जो लेनी चाहिए वो स्पीच थेरेपी है। आप लोगों को कोई और आपके मेजर कंसर्न्स नहीं होने चाहिए, स्पीच थेरेपी ही आपकी मेजर कंसर्न्स हो। हमें वेट एंड सी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेट एंड सी का कॉन्सेप्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है, हमारे बच्चों के बिहेवियर इफेक्ट होते हैं, हमारे बच्चों की सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम इसमें रूल आउट कैसे कर सकते हैं कि ऑटिज़म बेसिकली हम रूल आउट कैसे कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में ऑटिज़म क्या है। तो इसमें जो मेजर नोटिस हमें करने पड़ते हैं वो होते हैं कि बच्चा नो नेम रिस्पॉन्ड, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं कर रहा और उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। उसकी कम्युनिकेशन अगर है तो बिल्कुल 1 2 3 वर्ड्स है। उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अपनी नेम पे रिस्पॉन्ड उसके बिल्कुल भी नहीं है। फेवरेटिज्म चीज़ों पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद ये है कि वो उसकी कमांड फॉलोइंग बच्चे की बिल्कुल भी नहीं है, आपकी कमांड बिल्कुल नहीं मान रहा, चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा। इसके अलावा सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बच्चों में हो जाते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे चीज़ों को स्मेल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे चीज़ों को, अगर उनको कोई आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है, तो वो कान में हाथ रख लेते हैं और इस तरह होता है। और कुछ बच्चे चीज़ों को बहुत बिल्कुल पास ला के आंखों से देखते हैं। तो ये, और इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो हेयर कट नहीं करवाते हैं, अपने हेयर कट नहीं करवाते हैं। उसके बाद बच्चे टॉय वॉकिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। इसी तरह बच्चे स्पिनिंग करते हैं, टॉय वॉकिंग करते हैं। दीज ऑल आर द रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज़म। ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स होते हैं ऑटिज़म के। बट स्टिल मैं आपको ये नहीं कहती कि ये ऑटिज़म है, मे बी इट्स ऑटिज़म। मगर इस केस में आपको क्या करना है कि किसी होम्योपैथिक के पास नहीं जाना और आपने वेट एंड सी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है और इसमें बहुत से इशू क्रिएट्स हो जाते हैं, बिहेवियर्स की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सेंसरी इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और किसी केस में कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उससे हेल्प लेनी चाहिए। और कभी भी जब भी आपने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो आपने कोई भी बात उससे नहीं छुपानी है, आपने उसको अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से देनी है, जो कि पेरेंट्स छुपाते हैं और जो कि पेरेंट्स हमें नहीं बताते मगर डायग्नोज करते हैं जब हम लोग, तो ये चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि उसमें हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि हम मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और ये प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा आप लोगों के लिए हो सकती है। और ये जो मंथ है ये ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ है। इसमें अगर आपको मेजॉरिटी कोई साइंस डायग्नोस्ट हो जाते हैं तो आपको किसी अच्छी जगह में जाके अपनी सन को डायग्नोज करवाने में भी इट्स ऑटिज़म, में भी इसमें DLD और में भी इट इज़ ADHD, तो कोई भी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। और पेरेंट्स को जब ये बात पता लगती है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसमें इस तरह की एबनॉर्मलिटी की कोई भी बात नहीं है। ऑटिज़म इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल, लाइक हमें डायबिटीज़ होती है, शुगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होते हैं और ये हमारी लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ चलते हैं। इसी तरह ऑटिज़म भी है कि ये हमारी लाइफ टाइम हमारे साथ चलता है और हमें ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जो हम लाइफ टाइम इस चीज़ को लेके चलें और स्किल्स हमारे साथ हो। तो
मेरा बाकी सबको भी यही मशवरा है कि आप ऑटिज़म के बच्चों को ये नहीं करना कि आपने उन्हें अलग रखना है, आप नॉर्मल बच्चों के साथ रखें। ये एक नॉर्मल लाइफ स्किल है, आप ये आपकी पूरी लाइफ के साथ चलेगी, तो कोई भी इसमें हार्मफुल चीज़ नहीं है। आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से डायग्नोज करवाएं और फिर आप उस चीज़ को फर्दर मोर लेके चलें, और एवरीथिंग इज़ सो नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड, तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें मेरी बहुत हेल्प करेंगी हर चीज़ को डायग्नोज करने में। एंड थैंक यू सो